Audible now? All right. So, Yes, sir. our topic is subacute sclerosing panencephalitis. So, what this condition stands for? SSPE is a rare progressive fatal neurodegenerative disorder. ये होता किस लिए है? ये मीजल का कॉम्प्लिकेशन है. मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन है. ठीक है. I've seen this patient also. He was admitted in the hospital एंड उसके एडमिशन के चार चार पाँच चार पाँच एक हफ्ते बाद वो ही वॉज मतलब नो मोर. ठीक है. क्योंकि इट इज द एंड स्टेज. मतलब अगर किसी को सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैरेंकेफेलाइटिस डेवलप होता है तो उसका क्योर बोल के कुछ नहीं है. ठीक है. द अल्टीमेट इज डेथ. धीरे धीरे करके वो मर जाएगा. नाउ दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन. किसका कॉम्प्लिकेशन होता है? वायरस का. कौन से वायरस का? मीजल्स के वायरस का. क्लियर. सो इट इज अ रेयर प्रोग्रेसिव. तो प्रोग्रेसिव जो चीज होती है वो उसकी चांसेस रिवर्स होने की, ठीक होने की ना के बराबर बोलूंगा या फिर नहीं ही हो. ठीक है. फेटल न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है. ठीक है. कॉज्ड बाय द परसिस्टेंट इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन विद द डिफेक्टिव मीजल वायरस. किससे? डिफेक्टिव मीजल्स वायरस से. अकरिंग ईयर्स आफ्टर प्राइमरी मीजल्स इन्फेक्शन. सपोज प्राइमरी कभी मीजल का इन्फेक्शन हुआ था, उसके कई सालों बाद जाके डेवलप होगा. ठीक है. सोचो. सो कब किसको क्या हो कुछ नहीं पता. What is the epidemiology? Usually affects the children and adolescents mostly, and एज फैक्टर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 से 15 साल की उम्र में मोस्टली ये इफेक्ट करता है. मोर कॉमनली इन एरियाज विद लो मीजल्स वैक्सीनेशन कवरेज. तो बचपन में अगर किसी को मीजल्स, इसीलिए बोलते हैं ना हम लोग होम्योपैथ्स हैं, वो लोग बस कहते रहते हैं वैक्सीन, बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीन मत लगवाओ, फलाना मत लगवाओ. जितने होम्योपैथ कहते हैं ना वो सारे के सारे अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं. ठीक है. सबके सब जितने सबसे पहले वही लगाते हैं जितने मना करते हैं कि वैक्सीन के बैड इफेक्ट है, ये वैक्सीन मत लगवाओ, वो वैक्सीन मत लगवाओ पहले. और जो ये कहते हैं ना वैक्सीन मत लगवाओ, उनसे पूछना कि कुत्ता काटेगा तो रेबीज की वैक्सीन नहीं लगवाओ, वो भी तो वैक्सीन है ना. ठीक है. तो ये सिलेक्टिव आइडियोलॉजी देने से बढ़िया है ज्यादा ज्ञान ना दे लोग और वैक्सीन जैसी चाहिए जिस हिसाब से यूज करें. ठीक है. देन एटियोलॉजी, परसिस्टेंट मीजल वायरस इन्फेक्शन. ठीक है. देन रिस्क फैक्टर क्या होगा? मीजल्स इन्फेक्शन अर्ली चाइल्डहुड में, अगर लेस देन 2 इयर्स एज में हुआ है. और याद रखना साथ में कि देयर इज लैक ऑफ मीजल्स वैक्सीनेशन. या तो लैक ऑफ मीजल वैक्सीनेशन होती है या फिर मीजल्स का मतलब बहुत सारे गांव के इलाके में क्या होता है ना कि जो बूढ़ी औरतें होती हैं, सास होती हैं, वो बोलती है ना ना बच्चे को नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना, पागल हो जाएगा, ये हो जाएगा. कभी किसी को हुआ होगा कुछ एक वैक्सीन की वजह से, तो उसके से पूरा एकदम गांव पगला जाता है कि नहीं, जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अभी भी ऐसे लोग हैं जो पोलियो की वैक्सीनेशन लेने ही नहीं देते हैं. ठीक है. बच्चों को अभी पोलियो ड्राइव हुआ था, शहरों तक की बात है, जो पुराने पुराने लोग रहते हैं वो मना कर देते हैं कि जरूरत नहीं है. तो उनके यहाँ पे मतलब मेरे इलाके में उनके यहाँ पे पुलिस तक को लेकर आ गई थी, यहाँ वहां की आशा. ठीक है. वो खींच कर लेकर आ गई थी, पुलिस वाले को लेकर आ गई थी कि पोलियो पिलाने नहीं दे रहे. ठीक है. तो पिलानी पड़ी. फिर है वैसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, बट वो उसके अंदर दम था तो उसने कर दिया. कोई बात नहीं. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ सीएनएस. फिर है डीमाइलिनेशन, न्यूरोनल डीजनरेशन, प्रोग्रेसिव एनकेफेलाइटिस. तो बेसिकली कैसे पैथोलॉजी डेवलप होती है? पहले इन्फ्लेमेशन होगी, फिर डीमाइलिनेशन होगा न्यूरॉन का. न्यूरॉन में माइलिन शीथ होती है ना, वो माइलिन शीथ का खराब होना शुरू होगा. फिर न्यूरॉन डीजनरेट होना शुरू होगा. फिर धीरे धीरे करके पैन एनकेफेलाइटिस, मतलब पूरे के पूरे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन फैलना शुरू होगा. ठीक है. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तो है, पर एंड पूरा का पूरा जो सीएनएस सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी स्टेट में चला जाएगा. मतलब वो वापस नहीं आ सकता फिर. ठीक है. सो दिस इज अ डिपिक्शन ऑफ मीजल्स बेसिकली. नाउ इसके स्टेजेस होते हैं. जैसे स्टेज 1 में क्या होगा? बिहेवियरल चेंजेस आएंगे. स्कूल में बच्चा जाना छूटने लगेगा, क्योंकि बीमार रहने लगता है कोई इंसान तो इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता. जैसे मैं बीमार रहने लग गया तो मैं क्लास में नहीं रहता. बहुत इरिटेबिलिटी आने लगेगी, पर्सनैलिटी
चेंज होती है इसमें, ठीक है। आई हैव सीन दिस पेशेंट, मैंने बकायदा ये एसएसपी का पेशेंट देखा है। फिर स्टेज 2 में क्या होता है, मायोक्लोनिक जर्क्स आएंगे। अब ये मायोक्लोनिक क्या था, इसे हम बता चुके हैं, दिस इज द क्लासिक फीचर, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेनिनफ्लाइटिस का मायोक्लोनिक जर्क इज अ क्लासिक फीचर। सीजर्स with progressive cognitive decline, इवन वो उसकी समझने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, ठीक है। सिर्फ समझने की क्षमता नहीं, इवन वो बोल भी नहीं पाएगा ठीक से, जैसे जैसे करके उसकी, क्योंकि पेनिनफ्लाइटिस हो रहा है तो पूरे ब्रेन के फंक्शन को ही वो हैम्पर करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ओके, देन स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 में देयर इज स्पैस्टिसिटी, रिजिडिटी, डिस्टोनिया, लॉस ऑफ मोटर फंक्शन। स्टेज 4 में आते आते क्या हो जाएगा, कॉमा वाली स्टेज आ जाएगी, इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव स्टेट। मतलब वेजिटेटिव स्टेट मतलब क्या होता है, कोई मूवमेंट नहीं कर पाना, ठीक है, और धीरे धीरे करके द पर्सन विल डाई। दिस इज एसएसपीई, क्लियर। ईसीजी में देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज देयर विल बी पीरियोडिक हाई वोल्टेज स्लो वेव कॉम्प्लेक्सेस। एंड ये वाला चीज एक है, इसका एक एमसीक्यू मैंने देखा था कहीं पे, रेड मर्कस कॉम्प्लेक्स, ये होता है ईसीजी। रीडर मेकर्स, रीडर मेकर्स कॉम्प्लेक्स, रेडर मेकर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सीएसएफ में क्या होगा, रेज्ड मीजल्स एंटीबॉडी टाइटर, वेरी इंपॉर्टेंट। एमआरआई ब्रेन में देखेंगे तो कॉर्टिकल एंड वाइट मैटर एब्नॉर्मलिटी दिखेगी, ताकि इसकी ट्रीटमेंट वही एंटी एपिलेप्टिक और इस तरह से चलती है मॉडर्न मेडिसिन में। हमारे में भी लोग कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेंगे, और अल्टीमेटली अगर किसी को पता नहीं होगा तो वो तो दावा कर देगा कि नहीं हम तो ठीक कर देंगे इसे, और दावे के चक्कर में वो इंसान ही ऊपर निकल लेगा। फिर उसके पार्टी वाले आएंगे, पेशेंट पार्टी बोलेगी कि आप तो दावा कर रहे थे, अब ओ आप तो होम्योपैथ है, आपको तो आता ही नहीं, ठीक है। फिर वो एक दो बजा के चले जाएंगे। नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि हमें पता नहीं अगर है, हम तो हर हर एक मिर्गी को सोच लेंगे, हर एक तरह के सीजर को सोच लेंगे मिर्गी है ना। वो चीज हिस्ट्री टेकिंग से हमें समझ में आएगा। इसलिए लिखते हैं ना हम लोग हिस्ट्री में कि पास्ट में मीजल्स हुआ था, चिकन पॉक्स हुआ था, वो हिस्ट्री में लिखा रह जाता है, पर उसकी इंपॉर्टेंस हमें नहीं पता होती, क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं पता है, हमें प्रोग्नोसिस नहीं पता है, हमें डायग्नोसिस, सबसे पहली इनिशियल स्टेज डायग्नोसिस नहीं पता है, वो चीज है। तो एसएसपी इज अ डिलेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ईसीजी शोज पीरियोडिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या नाम था इसका, रेड मैकस कॉम्प्लेक्स मिलता है इसमें। और देयर विल बी प्रोग्रेसिव मायोक्लोनस कॉग्निटिव डिक्लाइन इन चाइल्ड, एंड दिस इज एसएसपी, खत्म। बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी, ठीक है। विल टॉक अबाउट पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी। नाउ व्हाट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी? This post-traumatic epilepsy is a recurrent unprovoked seizures, right, which is occurring after traumatic brain injury. Occurs after traumatic brain injury. अब पॉइंट ये है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कैसे लग सकती है? There can be many ways of traumatic brain injury, है ना। What are the causes and risk factors? High risk injuries, penetrating head injury, मान लो किसी ने भाला फेंक के मार दिया, ठीक है, तो भाला सर के अंदर घुसे तो पेनिट्रेटिंग है। इंट्राक्रेनियल हेमरेज, किसी के अंदर की नसी फट गई, हिंदी में या आम बोलचाल में हम नसी बोलते हैं, ठीक है, नस फट गई, गांव वाले बोलते हैं नस फट गई, पर फटी नस नहीं थी वो, फटी वो आर्टरी थी, ठीक है। फिर है डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर, बच्चों में होता है, हथौड़ा मार दिया किसी ने फेंक के, ठीक है। अभी रिसेंटली किसी ने, एक न्यूज में आया था कि वो दराती होती है ना घास काटने वाली, एक इंसान के सर में देके मार दी, और वो पहुंच गया हॉस्पिटल उस दराती के साथ। क्योंकि क्या होता है ब्रेन में, देर इज नो पेन सेंसेशन, ठीक है, सिर्फ स्कैल्प तक ही पेन सेंसेशन रहती है, ब्रेन में नहीं होती है। और वो पहुंच गया, और उसके बाद वो खड़ा है, फोन चला रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो न्यूज वाले उसको इतना हवा बना के दिखा रहे हैं कि देखो देखो सर में खोपड़ी में लगा है, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, कितनी हिम्मत है। बेचारा क्या करे वो, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी।
प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से इसका क्या लेना देना है पोस्ट ट्रोमैटिक एपिलेप्सी का? एक तो ये गाड़ी वाले पागल हो जाते हैं। क्या लेना देना है इसका इससे? प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का कोई बोल सकता है? कोमा स्टेज प्रोलॉन्ग लॉन्ग लॉस ऑफ टाइम। कॉन्शियसनेस का पोस्ट ट्रोमैटिक एपिलेप्सी से क्या लेना? अरे बहुत समय से किसी की कॉन्शियसनेस चली गई है, इट इज अ काइंड ऑफ इंजरी ओनली। ठीक है, अब क्यों कैसे ये ढूंढते रहो, हर चीज नहीं बता सकते। ठीक है, फिर है, अब क्या होता है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये डायग्राम कि पोस्ट ट्रोमैटिक सीजर एंड पोस्ट ट्रोमैटिक एपिलेप्सी में डिफरेंस पता रखना। ठीक है, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट ट्रोमैटिक एपिलेप्सी। ठीक है, वी हैव स्टार्ट, हम लोग पढ़ रहे थे, सॉरी, पोस्ट ट्रोमैटिक एपिलेप्सी पढ़ रहे थे हम लोग, पीटीई। तो सीजर और एपिलेप्सी, इसको इसके इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको टाइम से। ठीक है, तो मान लीजिए लेस देन 24 आवर्स हुए हैं। ठीक है, तो उस समय तो ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, उस समय हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। लेस देन 7 डेज में भी थोड़ा बहुत शायद चेंजेस आ सकता है, देयर कैन बी इमीडिएट सीजर्स, दौरे आए और वो गिर गया। ठीक है, और फिर उसको होश आया, फिर कुछ दिन तक वो ठीक है। उसके 7 दिन बीतने के बाद फिर उसको अब एपिलेप्सी डेवलप हो। क्लियर? तो बेसिकली अब इसको क्या समझना है हमें कि अर्ली सीजर एंड लेट सीजर, ठीक है, उसके बिहाफ में एपिलेप्सी बताई जाएगी। अर्ली सीजर्स मतलब अकरिंग विद इन 7 डेज आफ्टर इंजरी, खत्म। लेट सीजर्स क्या होगा? अकर्स आफ्टर 7 डेज, डिफाइंस पोस्ट ट्रोमैटिक एपिलेप्सी। तो 7 दिन बाद, चोट लगने के 7 दिन बाद अगर सीजर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो पोस्ट ट्रोमैटिक एपिलेप्सी कहलाएगी। और चोट लगने के तुरंत बाद सीजर आ जा रहे हैं और विद इन 7 डेज सीजर आ रहे हैं, तो इट इज पोस्ट ट्रोमैटिक सीजर्स। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी? ट्रॉमा। अरे क्या हो गया? हम्म। अगर किसी को सर में चोट लगती है तो न्यूरॉन्स की इंजरी होती है, न्यूरॉन्स की इंजरी होती है तो न्यूरॉन्स को यू नो उसको क्या बोलते हैं, चोट लगने के बाद ग्लायल सेल्स आते हैं वहां पे उसको प्रोटेक्ट करने के, तो ग्लायोसिस होता है। ठीक है, जैसे फाइब्रोसिस होता है ना हमारे टिश्यूज में, चोट लग जाती है, तो वैसे ब्रेन में ग्लायोसिस होता है। ठीक है, तो यूजुअली देखना किसी की एमआरआई रिपोर्ट में अक्सर ग्लायोसिस लिखा आता है, ग्लायोसिस और ऐसे, तो उसमें डरने की ज्यादा बात नहीं है, यहाँ तक बात सेफ है। बट स्कार फॉर्मेशन हो जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्कार फॉर्मेशन के बाद अबनॉर्मल न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी आ जाए तब चिंता की बात है। ठीक है, स्कार तक कोई दिक्कत नहीं है, तो चोट लगी है तो स्कार बनेगा। उसके बाद ट्यूमर बन जाए, दिक्कत की बात है। ठीक है, स्कार बन के फट के फिर ब्लीडिंग होने लग जाए, दिक्कत की बात है। सीजर्स आने लग जाए, दिक्कत की बात है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? फोकल सीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, मे बी सेकेंडरी जनरलाइज सीजर हो सकते हैं। तो याद रखना, सीजर्स पढ़ने के लिए पहले पता होना चाहिए सीजर्स होते क्या है, एपिलेप्सी होती क्या है। ठीक है, अभी अलग अलग तरह की जो बीमारी आ जाती है, पोस्ट ट्रोमैटिक एपिलेप्सी और फलाना ढिमकाना, ये सब सिर्फ कॉज के ऊपर ही इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है ना? डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? एज यूजुअल एमआरआई, ईसीजी, सीटी स्कैन, ये सब से। क्लियर? सो रिमेंबर दैट लेट सीजर्स, लेट सीजर्स आफ्टर हेड इंजरी, पोस्ट ट्रोमैटिक एपिलेप्सी किसे कहते हैं? लेट सीजर्स आफ्टर हेड इंजरी। 7
कितने दिन बाद? कोई बोलेगा? After 7 days. 7 days के बाद। लेट सीजर्स आफ्टर हेड इंजरी कितने दिनों बाद? After 7 days. After 7 days। बताइए, आवाज आ रही कि नहीं आ रही किसी? सर नहीं। हेलो, बताइए, लेट सीजर्स आफ्टर हेड इंजरी, तो After 7 days. आफ्टर हेड इंजरी 7 days। के कितने दिन बाद सीजर्स आएंगे? तो ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग हे प्रभु, न्यूनेटल सीजर्स की। न्यूनेटल मतलब बच्चों में सीजर्स आने हैं। सीजर्स अकरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, दैट इज न्यूनेटल सीजर्स। तो हमारे लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑब्स गायनी, गायनी नहीं, ऑब्स और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, पीडियाट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि न्यूनेटल सीजर्स जो होते हैं, व्हिच इज सीजर्स अकरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। What are the causes of neonatal seizures? Number one, hypoxic ischemic encephalopathy, which is most common cause. Next is उसमें birth asphyxia आता है. Next is metabolic cause, जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया ये सब आता है. फिर है इंट्राक्रेनल कॉजेज, जैसे इंट्राक्रेनल हेमरेज, स्ट्रोक, ये सब. फिर है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में जैसे मेनिंजाइटिस, एन्केफेलाइटिस, ये सब हो गया. Then genetic and metabolic disorders like pyridoxine dependent epilepsy and all. Clear? And then type of neonatal seizures में हो गया septal seizures, eye deviation, lip smacking, aphonia, ये सारी चीजें. ठीक है, ये बच्चों में होता है. तो कॉजेस हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना. सबसे पहली बात, ये ड्यूरेशन याद रखना, किस टाइम हो रहा है, फर्स्ट 28 डेज इंपॉर्टेंट है. मोस्ट कॉमन कॉज इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्केफेलोपैथी, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बाकी ये सब ठीक है, चलेगा. फिर किस तरह के न्यूरोनल सीजर्स होते हैं? एक होता है सबटल सीजर्स, जो कॉमन होते हैं, जिसमें क्या होता है ना, आई डेविएशन होता है, लिप स्मैकिंग होना, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ. फिर सांस ना आने के एपिसोड्स होना बीच बीच में. क्लोनिक सीजर्स में क्या होता है, रिदमिक जर्किंग मूवमेंट होगी इसमें. तो दीज आर टाइप्स ऑफ न्यूरोनल सीजर्स वी आर टॉकिंग अबाउट. तो उसमें बस शॉर्ट शॉर्ट जानना है कि क्या है क्लोनिक सीजर्स, क्या है टॉनिक सीजर्स. ठीक है, सस्टेन पॉस्चरिंग अगर है, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, मायोक्लोनिक सीजर्स क्या है. तो ये इस तरह के सीजर्स न्यूरोनल टाइप ऑफ सीजर्स है. ठीक है, डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, ईईजी से. ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड है. बाकी ये सब टेस्ट भी कराएंगे हम लोग. हाँ, let's talk about the Alzheimer's. What do you know about Alzheimer's? Have you seen a patient of Alzheimer's? Have you seen a patient of Alzheimer? All right, नहीं देखा. So Alzheimer's disease is most common cause of dementia. ठीक है, which is characterized by progressive decline in memory and cognitive function. क्यों? Due to neurodegeneration. Clear? तो एल्जाइमर्स में क्या होता है ना, देयर इज मेन चेंजेस जो होते हैं, अमाइलॉइड बीटा प्लाक्स तैयार होते हैं. देन न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बनते हैं, इसको टाउ प्रोटीन कहते हैं हम लोग. एंड न्यूरोनल लॉसेस विल बी देयर. क्लियर? तो इफ यू कैन सी, दिस हाफ इज द नॉर्मल ब्रेन. क्लियर? एंड दिस इज दिस एल्जाइमर्स ब्रेन. ठीक है, तो देखो कैसे श्रिंक हो गया है ब्रेन, है ना. ब्रेन श्रिंक हो गया है, तो बोलते हैं ना दिमाग सिकुड़ गया है. तो दिमाग सिकुड़ जाता है, सच में सिकुड़ जाता है. और ये क्यों होता है ऐसा? सीवियर स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर, बट एट द सेम टाइम, यू नो, अकेले रहना, लोगों से बात ना करना, आइसोलेट हो जाना इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर. तो इसीलिए बूढ़े लोगों में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग, बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं, किससे अपना दुख दर्द शेयर करें, है ना. और कितने लोगों के साथ वो जा के बात करें. तो this happens mostly in the elderly age.
फिर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, इंक्रीजिंग एज, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, ये एलई होती है, डाउन सिंड्रोम, वैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। इवन स्मोकिंग का भी एक एसोसिएशन बताया गया है रिगार्डिंग द एल्जाइमर्स। अब जो सिगरेट पीता है उनके लिए टेंशन की बात है। फिर देखो इस तरह से हमारा प्लाग होता है जो डिपॉजिट हो जाता है हमारे ब्रेन में आता है, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ओके। क्लिनिकल फीचर क्या होगा? देयर विल बी रीसेंट मेमोरी इम्पेयरमेंट, फॉरगेटफुलनेस, अर्ली, दीज आर अर्ली क्लिनिकल फीचर्स। देन डिफिकल्ट लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन इनको सीखने में बहुत टाइम लगेगा। मिडिल स्टेज में क्या होता है, मतलब जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगी स्टेजेस डिवाइड है, अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज, लेट स्टेज, इस तरह से। मिडिल स्टेज में लैंग्वेज प्रॉब्लम आना शुरू होगी, गेटिंग लॉस्ट, सडनली द पर्सन विल गेट मतलब फील लॉस्ट, क्या मैं कहाँ हूँ, क्या हो गया, कहाँ, कैसे, ठीक है, पर्सनैलिटी चेंजेस होना स्टार्ट होगी। और जो आखिरी स्टेज होगा दैट इज नोन एज सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ठीक है, लॉस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ब्रश करना, बाथरूम जाना, खाना खाना, यहाँ तक स्टेज पे आ गया है तो समझ, अपने बच्चे का नाम भूल जाना, दिस इज द लास्ट स्टेज, ठीक है, डिस्फेजिया, इमोबिलिटी, क्लियर, क्योंकि दैट प्रोटीन विच गेट्स डिपॉजिटेड इन द ब्रेन है ना, वो धीरे धीरे करके तो पूरा ब्रेन हैम्पर करेगा ना, और इन स्टेज तक आते आते, इन स्टेज तक आते आते वो पूरा एकदम एकदम बैठ चुका है दिमाग अब, ठीक है, लास्ट के कुछ स्टेज तक आते आते। देन डायग्नोसिस कैसे करेंगे? क्लिनिकल असेसमेंट, देन कॉग्निटिव टेस्टिंग, ये काम का नहीं है वैसे, कॉग्निटिव टेस्टिंग बस जान लो, ये फुल फॉर्म जानने की वैसे जरूरत नहीं, अगर मन करे तो जान सकते हो। देन एमआरआई, एमआरआई ब्रेन लेके तो हिप्पोकैम्पल एट्रोफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिप्पोकैम्पस एट्रोफिड हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला चीज यही दिखती है, तो ब्रेन की सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एट्रोफी भी दिखेगी, बट हम लुक करते हैं कि हिप्पोकैम्पस की एट्रोफी को सबसे पहले, ठीक है। बाकी ये जो फाइंडिंग है ना, ये अमाइलॉइड बीटा प्लाक, इसकी तो बायोप्सी करनी पड़ेगी, तो जब तक इंसान जिंदा है तो बायोप्सी थोड़ी करोगे, करोगे कि नहीं? नहीं करेंगे ना। बायोप्सी कब करते हैं हम लोग यूजुअली? ब्रेन की बायोप्सी कब करते हैं? जब बहुत सीवियर डिजीज हो, अल्जाइमर से सीवियर, बट ठीक है, इंसान जिंदा रह रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है, अगर ब्रेन ट्यूमर किसी को हो जाए तो ऑब्वियसली बात है बायोप्सी करनी पड़ जाती है इन सीवियर केसेस की, हाँ किस तरह की कीमोथेरेपी चलेगी या नॉर्मल फॉर दैट, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्किंसनिज्म। व्हाट इज पार्किंसनिज्म? आई होप यू हैव सीन द पार्किंसंस पेशेंट, ठीक है। पार्किंसनिज्म और पार्किंसंस डिजीज में डिफरेंस, पार्किंसनिज्म की बात करें तो इट इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम clear which is characterized by bradykinesia, rigidity, restrained tremor, postural instability। कुछ भी भूल जाना, पर ये 4 पॉइंट नहीं भूलना है। अभी तो लग रहा होगा सब आता है, पर आता ही होगा, सब पढ़ाई करके बैठे हैं। bradykinesia, rigidity, resting tremor, postural instability। What are the causes of Parkinsonism? Parkinson's disease is the most common। Secondary causes क्या होता है? Parkinson disease बेसिकली क्या, बेसल गैंग्लिया में प्रॉब्लम हो रही है, बेसल गैंग्लिया, है ना। सेकेंडरी कॉज एंटीसाइकोटिक ड्रग अगर चल रहे हैं तो, ठीक है। एमपीटीटी, एमपीटीपी टॉक्सिसिटी, व्हाट इज एमपीटीपी? तो बता सकता है व्हाट इज एमपीटीपी? बताइए क्या है ये एमपीटीपी? बताइए व्हाट इज दिस एमपीटीपी? इट इज अ ओपियोइड, सिंथेटिक ओपियोइड, ठीक है। बेसिकली लोग इसको लेते हैं, इट्स नॉट अ मेडिसिन, इट्स यू कैन से इट्स अ पॉइजन, alkaloid of heroin। अ टॉक्सिन, ठीक है। देन स्ट्रोक, विल्सन डिजीज की वजह से भी पार्किंसंस डेवलप हो सकता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर की वजह से भी होता है।
पार्किंसन की पैथोलॉजी क्या है? लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। कहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन कहाँ लॉस होते हैं? सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके से क्या होता है? दिस रिड्यूसेस द डोपामिन इन द बेसल गैंग्लिया, है ना। तो डोपामिन बेसिकली क्या होता है? डोपामिन सिर्फ और सिर्फ हमें एक हैप्पीनेस और एक ड्राइव वाली चीज नहीं देता है। डोपामिन हमें मूवमेंट में भी काम कराता है, ठीक है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। तो हम जो कॉन्स्टेंटली फोन चलाते हैं, कैन यू इमेजिन कि दिस कैन आल्सो लीड टुवर्ड्स पार्किंसनिज्म, बिकॉज हम एक फॉल्स डोपामिन इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। और वो धीरे धीरे करके हमारे लिए पॉइजन बनती जा रही है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। हम 2 मिनट के लिए फोन साइड में रखते हैं तो क्या होता है? तुरंत हाथ चला जाता है, तुरंत उंगलियां ऐसे खुल के चली जाती है, फोन खोलो। तो दिस इज व्हाट इट इज। क्लिनिकल फीचर में मोस्ट मोटर सिम्टम क्या आएंगे? रेस्टिंग ट्रेमर, पिन रोलिंग, पिल पिल रोलिंग, है ना, पिल जैसे रोल करते हैं उस तरह का। ब्रेडिकाइनेशिया, रिजिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी होगी इसमें? कॉग विद रिजिडिटी, ठीक है, जिसके बारे में पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। मार्क्स्ड फेस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देयर इज मार्क्स्ड फेस। शफलिंग गेट, ये तो हम सबको पता ही है कि कैसे गेट होते हैं, इसमें शफलिंग गेट होते हैं, ठीक है। नॉन मोटर कैसा होगा? साथ में डिप्रेशन भी आता है, रिमेंबर, क्योंकि डोपामिन, ऐसे याद रखना कि पार्किंसनिज्म में डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि डोपामिन से रिलेटेड, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, ठीक है। बाकी ये नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज का पेशेंट देखा है किसी ने? हैव यू एवर सीन हंटिंगटन डिजीज कोरिया? देखा है? बताइए। आई हैव सीन नॉट वन नॉट टू, मैनी हंटिंगटन डिजीज के पेशेंट, ठीक है। तो ये जो हंटिंगटन डिजीज होती है, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। तो ये हमें सबसे पहले तो यही याद रखना है कि ये क्या होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, पहला एमसीक्यू। नेक्स्ट, न्यूरो डिजेनरेटिव होता है, दूसरा। कॉज्ड बाय सीएजी रिपीट, तीसरा एमसीक्यू, ठीक है। कौन सी जीन? एचटीटी जीन, चौथा एमसीक्यू। तो इस लाइन में खत्म होगी बात। फिर डीजनरेशन क्या किसका होता है इसमें? इसमें बेसल गैंग्लिया के कौन से पार्ट, किधर का? कॉर्डेट न्यूक्लियस का, ग्लूटामेन का, ठीक है। तो दीज टू लोकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जहां पे डीजनरेशन होता है, क्लियर। और क्रोमोसोम 4 विल बी इन्वॉल्व। तो दिस यू कैन सी द नॉर्मल ब्रेन, यू कैन सी नॉर्मल ब्रेन, ठीक है। देखो वेंट्रिकल कैसे है? ज्यादा फैले हुए नहीं है। कॉर्डेट न्यूक्लियस देखो, पुटामेन देखो। यहाँ देखो वेंट्रिकल फैल गए हैं, न्यूक्लियस छोटी हो गई है, ध्यान से देखना, श्रिंक हो गई है, डीजेनरेट हो गई, ठीक है। तो सिंपल, ओके। इसमें क्या होता है? इट इज अ मूवमेंट डिसऑर्डर, कोरिया होगा। व्हाट इज कोरिया? कोरिया किसे कहते हैं? टेल मी, कोरिया किसे कहते हैं? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कोरिया किसे कहते हैं? The involuntary jerking movement. सीडनहम कोरिया सुना है? वो तो अलग है, ये अलग है। तो कोरिया बेसिकली क्या होता है? इट इज अ डांस लाइक मूवमेंट, ठीक है। इट इज अ डांस लाइक मूवमेंट, रैपिड जर्की डांस लाइक मूवमेंट। तो दिस इज कोरिया। जैसे कि आप देखना, इन केस ऑफ जर्किंग मूवमेंट, वेरी गुड। सो देखना कभी इन केस ऑफ दिस, मैंने म्यूट कर रखा है क्या सबको? Yes, sir, म्यूट करो, आपने म्यूट कर रखा है। ठीक है। इट इज अ
जर्की मूवमेंट। और देखना सिडेनहम कोरिया किस में होता है फिर? ये तो हंटिंगटन है। सिडेनहम किस में मिलता है? सिडेनहम मिलता है रूमेटिक फीवर में, है ना, उसका कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट साइकेट्रिक कंप्लेंट क्या आएगी इसमें? डिप्रेशन आएगा, इरिटेबिलिटी आएगी, साइकोसिस आएगा। कॉग्निटिव प्रॉब्लम क्या आएगी? देयर विल बी प्रोग्रेसिव डिमेंशिया इन हंटिंगटन्स डिजीज। डायग्नोसिस कैसे करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक टेस्टिंग एंड एमआरआई करेंगे तो कॉर्टिक न्यूक्लियस की एट्रोफी होगी, ग्लूटामिन साथ में भी। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस। तो हैव यू एवर सीन दिस पेशेंट? आई हैव आल्सो सीन दिस आल्सो। मैंने ये नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस भी देखे हैं पेशेंट, एक नहीं दो नहीं, 3-4 पेशेंट देखे। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है दिस normal pressure hydrocephalus? It is a condition which is characterized by enlarged cerebral ventricles with normal CSF pressure. पहले लिखा है हमने कि normal pressure hydrocephalus NPH and a reversible triad of symptoms. That means this condition can be reversed and we have treated. ठीक है, और इम्प्रूवमेंट हो गया। इसमें 3 जो ट्रायड होते हैं क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज है इंपॉर्टेंट। क्या है? पहला है गेट डिस्टर्बेंस विच इज द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन, दैट इज मैग्नेटिक गेट। ठीक है, सो दिस इज मैग्नेटिक गेट। ठीक है, थोड़ा सा शफलिंग टाइप का, ये चिपक चिपक के चलेगा। दिस काइंड ऑफ पर्सन विल बी देयर मोर देन 60 years, मतलब मोस्टली बूढ़े लोग ही आते हैं एनपीएच के, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस के। ठीक है, और मेल प्रिडोमिनेंस रहेगा। मैग्नेटिक गेट, डिफिकल्ट इनिशिएटिंग वॉकिंग, नेक्स्ट डिमेंशिया होगा, भूलने की आदत थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी इसमें, एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस। तो इसका निमोनिक है वेट वॉबली वैकी। ठीक है, ये तो बकवास सा निमोनिक है, याद रखना कि चलने में दिक्कत, याददाश्त में दिक्कत, पेशाब में दिक्कत, बुढ़ापे में ये चीज आ जाती है ना। देन कॉजेस क्या है हमारा? सेकेंडरी कॉज बेसिकली रहेगा हमारा सब एराक्नोइड हेमरेज अगर हुआ है, मेनिंजाइटिस अगर है हुआ है, ठीक है, उसके बाद डेवलप होना, ट्रॉमा लगा था उसके बाद डेवलप होना। प्राइमरी बोल के ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इट इज इडियोपैथिक, किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में, किसी भी एज का मतलब आफ्टर 50s और 55 एंड 60। ठीक है, डायग्नोसिस हम एमआरआई से करते हैं, देखना इसके वेंट्रिकल बड़े होंगे। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, नॉर्मल अमाउंट ऑफ सीएसएफ, कंप्रेस्ड ब्रेन। ठीक है, सीएसएफ बिल्ड, पर याद रखना इसके वेंट्रिकल थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, प्रेशर में दिक्कत नहीं आती। ओके, ventriculomegaly, you will get ventriculomegaly, clear, in the diagnosis of MRI. Then CSF type test अगर क्या आता है तो improvement after CSF removal suggest benefit from shunt। तो याद रखना नॉर्मल प्रेशर है, बट इसका हाइड्रोकेफेलस क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि सीएसएफ का प्रोडक्शन भी ज्यादा है पर प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। याद रखो, दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। क्लियर, वेंट्रिकल के साइज बढ़ गए हैं। ओके, तो इसकी अगर ये ठीक नहीं होता है बाय मेडिसिन, तो बेसिकली व्हाट दे डू इज वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। ठीक है, कैसे ये सर्च करना, इट इज इंटरेस्टिंग। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, तो कैसे शंट बनाते हैं? यहां से ऐसे करके एक तार या कुछ ऐसे पाइप वाइप कुछ ऐसे लगा देते हैं टू पेरिटोनियम। ठीक है, तो जस्ट यू कैन सी इट, सर्च करके इसके बारे में कैसा शंटिंग होती है। फिर है सुप्रा न्यूक्लियर गेज पाल्सी। सुप्रा न्यूक्लियर गेज पाल्सी क्या होता है? इट इज द इनएबिलिटी टू voluntarily move the eyes due to lesion above the ocular motor neuron। वॉलंटरीली आंख को मूव ना कर पाना। ठीक है, बस इतना पहले इतना याद रखो। क्लियर, while reflex eye movement may remain preserved। समझ में आई? वॉलंटरी मूवमेंट जो है वो नहीं कर पाएगा इंसान। मान के चलिए इसके सामने आप चाकू लेकर आ जाओ, अचानक से रिफ्लेक्स आ जाएंगे इसके, तो जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है वो प्रिजर्व्ड है, वॉलंटरी मूवमेंट इज नॉट वर्किंग। दिस इज प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, इट इज अ न्यूरोडिजेनरेटिव टाउपैथी
ठीक है, and there is eye movement abnormality characterized by difficulty looking downward, very very important, ठीक है, difficulty looking downward, impaired vertical gaze, motor features क्या होंगे, early falls, axial rigidity, neck extension, bradykinesia, ठीक है, ये भी डेवलप होता है इसमें, progressive supranuclear palsy, so there will be loss of balance, falling backward, difficulty with eye coordination and focus, ठीक है, neck stiffness, difficulty, ये धीरे धीरे करके डेवलप होने लगता है, ठीक है, क्यों ये सब डेवलप होगा, वाई, हमने तो आई का डिस्कस किया था, ये सारे सिम्टम क्यों डेवलप हो रहे हैं, कैन एनीवन टेल व्हाई दीस सिम्टम्स आर डेवलपिंग, हमने सुप्रा न्यूक्लियर गेज पाल्सी एक दो लाइन में पहले भी डिस्कस किया था, ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। टेल मी, क्यों डिस्फेजियाटिस R3 या कॉग्निटिव इंपेयरमेंट क्यों होता है सुप्रान्यूक्लियर गेज पाल्सी में, बताइए, क्यों डिस्फेजिया हो रहा है, ये सारे सिम्टम क्यों डेवलप होते हैं इस कंडीशन में, वाई, प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर गेज पाल्सी में बेसिकली क्या होता है, हमने पढ़ा ना अभी, टाउपैथी है ना, ये टाउ प्रोटीन डिपॉजिट होने लगते हैं, टाउ प्रोटीन है ये, ठीक है, ये डिपॉजिट होने लगते हैं और धीरे धीरे करके ये जैसे न्यूक्लियस सुप्रा न्यूक्लियर में डिपॉजिट होने लगेंगे, धीरे धीरे करके क्या करेगा, ये इम्पैक्ट करेगा वो सारे फंक्शंस को जो ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली दीज थिंग्स विल कम अप। What is the difference between Parkinson's disease and progressive supranuclear palsy? ट्रेमर यहाँ पे कॉमन होते हैं, यहाँ लेस कॉमन होता है, फॉल्स बहुत बहुत टाइम बाद आता है, इसमें अर्ली आता है, आई मूवमेंट इसमें नॉर्मल होती है, इसमें वर्टिकल गेज होता है सिर्फ, वर्टिकल गेज मतलब क्या होता है, वर्टिकल गेज पाल्सी में तो स्टेयरिंग, क्या होगा, तो कुछ बोलना चाह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया भाई, जब मैंने ये आवाज कम कर रखी, हाँ बोलिए आप। तो स्टेयरिंग ओके, मेरे को लग रहा है ना मैंने टैब की आवाज कम कर रखी थी, इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप लोग की आवाज, उफ, मेरी गलती है, हाँ वेरी गुड, रिजिडिटी इसमें लिम्स की होगी, इसमें एक्सियल रिजिडिटी होगी, ठीक है, तो ये हो गया, हाँ हमिंग बर्ड साइन, दिस इज इम्पोर्टेंट, सुप्रान्यूक्लियर केस पाल्सी में हमिंग बर्ड साइन मिलेगा। ऑलराइट, सो वी हैव डन लॉट ऑफ टॉपिक्स टुडे, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए आज, ठीक है, प्रोबेबली टुमारो आई विल ट्राई टू फिनिश न्यूरोलॉजी, ठीक है, कल की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो कल की क्लास विल कीप लिटिल अर्लियर एंड विल फिनिश इट ऑफ, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड, थैंक यू सर। थैंक यू।